हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 11 और 10 दिन हम लोगों ने अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है। और आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या पढ़ना है हम लोगों को। करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है, मई 2025 के जितने भी घटनाक्रम हुए हैं। और लुसेंट में पॉलिटी में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता, जो कि आर्टिकल 1 to 11 तक आता है। मैथ्स में आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। और रीजनिंग में आज डाइस पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर में आज मई 2025 के जितने भी घटनाक्रम हैं वही पढ़ना है हम लोगों को। जैसे कि हाल ही में त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। मई 2025 में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, सरकार ने कौन से राज्य को कितने फंड दिए, कौन से काम करने के लिए कितनी ऐप्स लॉन्च हुई, वो सारी एक रिकॉर्ड होती है। मई 2025 में क्या क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारे आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है इसके सुविधाओं को। जैसे इसमें एक सिलचर राजमार्ग परियोजना है, 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली शिलोंग सिलचर राजमार्ग परियोजना लंबाई लगभग 166.80 किलोमीटर की को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जैसे भारत का पहला एआई मध्य प्रदेश एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत नीति 2025 में पेश किया है। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपया तथा वर्ष 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना को मंजूरी दे दी है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से तथा दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जैसे लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। बहुत सारे इसमें रिपोर्ट्स है। जैसे भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029 से 30 तक विस्तारित कर दिया गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल जो है कैंप्स कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई। यह लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और छात्रों के बीच साइबर अपराधों को संबोधित करने हेतु शुरू की गई पहल है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया है। ये सारे घटनाक्रम मई 2025 में हुआ है। मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है। जैसे यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि एलएलबी उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। तो आप लोग सारे देख लेना, इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स बने थे नहीं बने थे, वो सारे आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। बढ़ते हैं लुसेंट की तरफ। लुसेंट बैच पॉलिटी में भाग 1 से लेके भाग 2 तक पढ़ना है। भाग 1 में आता है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, जिसमें 4 अनुच्छेद आता है। 1 से 4 अनुच्छेद भाग 1 में है और नागरिकता में है 5 से 11 तक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत के नामों और उसके क्षेत्र इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी देश के 2 नाम होंगे, इंडिया और भारत, और इसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इसका नाम कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। संघ का कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी राज्य के नाम अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि राज्यों का नाम चेंज किया जा सकता है या उसकी सीमा को बदला जा सकता है। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का भारत में शामिल होना। जैसे सिक्किम भारत का अंग बना। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना अथवा उसकी सीमा में या नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। जैसे राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज होने लगी। पहले राज्यों की सीमाएं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित थी, न कि भाषाएं, संस्कृति या क्षेत्रीय समानताएं पे। उसके बाद मुख्य कारण इसकी ये थी कि भाषाई आधार पर लोगों ने मांग की कि राज्य उनकी मातृभाषा पर आधारित हो। प्रशासनिक सुविधा, बेहतर प्रशासन के लिए छोटे स्वरूप राज्यों की जरूरत थी। सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय सांस्कृतिक और पहचान को बनाए रखने की भावना। फिर धर आयोग 1948 में हुआ। केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। भाषा के आधार मानने से राष्ट्रीय एकता। 1949 में जेवीपी समिति का गठन हुआ, जिनके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार किया गया। फिर हुआ तेलुगु आंदोलन और आंध्र राज्य 1953 में।
पोट्टी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल के बाद आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। पहला भाषाई राज्य बना। अब आता है भारतीय नागरिकता, जो कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार किसी भी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिनमें है नंबर 1 पे जन्म के आधार पर नागरिकता, नंबर 2 मूल वंश के आधार पर नागरिकता, नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर नागरिकता और नंबर 4 देशीकरण के आधार पर, और अंतिम 5 भारत सरकार के द्वारा किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा। इनमें से किसी भी एक प्रकार की नागरिकता अगर होगा तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जिसे अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उसने 5 वर्षों तक निवास किया हो भारत में। यानी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में कोई जन्मा था यहाँ इंडिया में, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था। अनुच्छेद 7 कहता है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर आया हो तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है, भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत के बाहर निवास करता है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति अगर वो खुद से चाहेगा कि हम दूसरे देश की नागरिकता हमें मिल जाए तो उनकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है, नागरिकता के अधियों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है, नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने तथा उनकी समाप्ति और अर्जन के लिए विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है और उसे कोई नहीं कर सकता। तो ये था 1 से लेके 11 तक का अनुच्छेद, आर्टिकल जो मैंने आपको समझाया। आप लोग पढ़ लेना किताब में इसको अच्छे तरीके से। फिर आगे हम बढ़ते हैं रीजनिंग के तरफ। रीजनिंग में आज पढ़ना है डाइस यानी कि पासा। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। जिसे क्लोज में आता है 2, स्टैंडर्ड और जनरल, यानी कि मानक और सामान्य। एक पासा का सरफेस 6 होता है, कॉर्नर उसमें 8 होता है और किनारा 12 होता है। वो सब आप लोग देख लेना। और अगर आप लोगों को रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। मैंने यहाँ पे रीजनिंग के पूरे नोट्स बना रखे हैं और बुक में भी मैंने जितने क्वेश्चन थे वो सब किए थे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।